गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए मॉडल सेट लेकर आए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज से लगातार मैं यहाँ पे मॉडल सेट 15 मॉडल सेट कराऊंगा, जो कि मॉडल सेट यहाँ पे मार्केट में बिहार पुलिस का कुमार गौरव सर के द्वारा लाया गया है। दोस्तों, इससे पहले मैंने चैनल पे यहाँ पे किरण पब्लिकेशन का मॉडल सेट अपलोड कर दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस का एग्जाम जो है 16 जुलाई से शुरू होने वाला है। इसी को आप ध्यान में रखते हुए तैयारी जोरों शोर से कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने मॉडल सेट का पहला प्रश्न जो दिख रहा है यहाँ पे, ये हिंदी के यहाँ पे 10 प्रश्न लगभग पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, देखिए पहला प्रश्न आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है कि च का उच्चारण स्थान क्या है। तो च का उच्चारण जो करते हैं हमारे, उसमें उसका उच्चारण स्थल क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो च का उच्चारण स्थल जो है ना, वो तालव्य है, तालु से। देखिए च वर्ग के जितने अक्षर हैं उस सभी का उच्चारण करिएगा तो तालु से उसमें आपका जीभ का संपर्क होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न आप सभी से यहाँ से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी, कि चिराग गुल हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए मुहावरा से प्रश्न पूछा गया है कि चिराग गुल होना मुहावरे का भावार्थ बताना है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि वंश का नष्ट हो जाना। चिराग, किसी का चिराग गुल हो गया, इसका मतलब उसका वंश पूरा खत्म हो गया, समाप्त हो गया। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न है आप सभी के सामने यहाँ पे कि किस रस को रसराज के नाम से जानते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि श्रृंगार रस जो होता है ना, इसे रसराज के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, श्रृंगार रस को रसराज के नाम से जानते हैं। चलिए देखिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न है कि रामचरितमानस किसकी कृति है। तो रामचरितमानस एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है तुलसीदास जी इसके लेखक हैं। और आपको बता दें कि इन्होंने और भी पुस्तकें लिखा है, जैसे गीतावली, ये भी इन्होंने लिखा हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पे प्रश्न है आप सभी से कि पयोद शब्द में संधि बताना। देखिए पयोद जो शब्द है ना, उसमें कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो पयोद शब्द में यहाँ पे विसर्ग संधि है। देखिए पयोद को आप तोड़िएगा ना, तो पयह पयह जोड़ द, इसको बनाएगा तो बनेगा पयोद। तो ये देखिए विसर्ग संधि है ये। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए 6 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया हिंदी का, कि निम्नलिखित में से कछुआ का पर्यायवाची क्या होगा। कछुआ का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि कुर्म इसका सी आंसर सही होगा। कछुआ का पर्यायवाची शब्द कुर्म होता है। चलिए देखिए 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कवि शिरोमणि समस्त पद में कौन सा समास है। तो याद रखिएगा कवि शिरोमणि में आपको समास बताना है। तो याद रखिएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। कहने का मतलब कि कवियों है। प्रश्न देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से पटाखा शब्द क्या है। पटाखा शब्द के बारे में बताना है। तो पटाखा शब्द जो है ना, एक देशज शब्द है। और देशज शब्द वह है जो एक ही संस्कृत का बिगड़ा रूप माना जाता है इसको, जिसे लोटा मेटा ये सब क्या है, एक देशज शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है 9 नंबर का, कि संबंध कारक में विभक्ति होती है। संबंध कारक में विभक्ति बताना है क्या होती है। तो आपको मैं बता दूं कारक जो यहाँ पे 8 होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादन से संबंध का के की संबोधन हे अरे में पेपर करके होता है। तो यहाँ पे संबंध में क्या आएगा, संबंध का के की। तो इसका आंसर यहाँ पे आप विभक्ति क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको सी याद रखना है। चलिए देखिए 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मित्र बंधुओं के अनुसार आदिकाल का नाम क्या था, क्या है मतलब। तो मित्र बंधुओं के अनुसार आदिकाल को, जैसे मित्र बंधुओं ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है। तो याद रखिएगा आरंभिक काल के नाम से इन्होंने संबोधित किया हुआ है। मित्र बंधुओं ने आदिकाल को यहाँ पे आरंभिक काल के नाम से संबोधित किया हुआ है। तो इसका आंसर यहाँ पे आरंभिक काल हो जाएगा। देखिए यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न शुरू हो रहा है। तो इंग्लिश का प्रश्न देखिए पूछा गया कि फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपसे प्रश्न पूछा गया है कि वी विल मीट 5 PM। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम देगा, पॉइंट ऑफ टाइम एक निश्चित समय को डिनोट करने के लिए आपको ऐट का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन ऐट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वी विल मीट एट 5 PM होगा। अगर यही आपको दिया होता दिन, माने मंडे संडे, इस दिन में, तो आपको ऑन का प्रयोग करना पड़ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए 12 नंबर का प्रश्न पूछा है कि चेंज द नाउन डिसीजन इन टू इट्स वर्ब फॉर्म। देखिए डिसीजन यहाँ पे नाउन फॉर्म में है और इसको वर्ब फॉर्म में बदलना है। तो डिसीजन का होता है डिसाइड। तो याद रखिएगा इसका आंसर यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा।
ये 13 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। इस दिए गए शब्द का यहाँ पे कोरेज शब्द जो दिया गया है इसका यहाँ पे आपको एडजेक्टिव बताना है। तो एडजेक्टिव याद रखिएगा कोरेजियस हो जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न देखिए यहाँ पे जी हाँ दोस्तों, देखिए 14 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल जेरंड बताना है। तो दोस्तों मैं आप सभी को आप बता दूं कि 2+ देखिए 2+ वर्ब का चौथा रूप जेंडर का फॉर्म होता है, यानी कि वर्ब में आईएनजी लगा होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको इसमें किसी प्रकार का ग्रामर का नियम नहीं फॉलो करना है, बस आपको देखना है कि किस वर्ब में यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ। तो देख रहे हैं कि लिसनिंग में लगा हुआ है, तो 2+ जेरंड होता है यानी कि वर्ब का चौथा रूप। तो इसका आंसर यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, तो लिसनिंग हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखिए जब से पूछा गया है। प्रश्न है कि 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फॉर्म ऑफ द क्विक। क्विक का एडवर्ब बताना है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, याद रखिएगा जब भी एडवर्ब आपसे पूछे ना तो याद रखिएगा वर्ब, देखिए ध्यान से, वर्ब जो होता है वर्ब वाला मीनिंग जो होगा उसमें YLY जोड़ दीजिएगा, यानी कि मीनिंग के लास्ट में LY जरूर जोड़ दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो जैसे क्विक दिया है ना, तो क्विक में LY जोड़िएगा तो हो जाएगा क्विकली। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका ए सही हो जाएगा। जैसे आपको देगा यहाँ पे, जैसे आपको दे दिया यहाँ पे कि फास्ट, अब बनाने के लिए तो फास्टली ऐसे करके बनाना है, तो एडवर्ब में आपको क्या करना है YLY जोड़ देना है। चलिए देखिए 16 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि जी देखिए 16 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। जी देखिए 16 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ये दिया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे ए नोटिस शुड कंटेन। जो क्लास में एक स्कूल में जो नोटिस बोर्ड लगता है, नोटिस बोर्ड क्या क्या कंटेन, उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। इसका आंसर मैं बता दूं कि ए फॉर्मल टोन, वो एक पत्थर पे लिखा गया एक फॉर्मल टोन होता है, पर्पस एंड रिलेवेंट डिटेल्स, और उससे संबंधित क्या उद्देश्य है और उसका क्या डिटेल है उसके बारे में उस पर लिखा रहता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए 17 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है देखिए 70 नंबर का प्रश्न पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट चॉइस। अब नीचे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कुछ लंबा सा लाइन लिखा हुआ है कि कस्टमर में प्रोवाइड यू विथ देयर कॉल नंबर एट वन पॉइंट बट दैट डजंट ग्रांट यू द राइट टू टेक्स्ट देम, दे हैव एक्चुअली बीन प्लेंटी ऑफ लॉस्टिक्स रिजल्टिंग फ्रॉम एडवर्टाइजिंग विदाउट परमिशन। अब यहाँ पे भरना है कि क्या होता है जो विदाउट परमिशन को आप कर सकते हैं, तो आपको मेमो याद रखना है, मेमो होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है, कुछ लंबा लैंग्वेज करके दिया हुआ है प्रश्न, ये आपको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आप इसका पढ़ के आंसर कमेंट कीजिएगा क्या हो सकता है। इसका ऑप्शन यहाँ पे आपको ऐसे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। जी दोस्तों देखिए 19 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के सुटेबल फॉर्म को भरना है। द टीम, देखिए द टीम डॉट ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर द इवेंट बाय नेक्स्ट वीक। देखिए बाय नेक्स्ट वीक में कह रहा है करने के लिए, तो क्या होगा, तो देखिए बाय नेक्स्ट वीक यानी कि अगले सप्ताह, आगामी दिनों के लिए बोल रहा है, तो भविष्य की बात कर रहा है, तो विल कोलेक्ट होगा। क्या होगा यहाँ पे, द टीम विल कोलेक्ट भरेंगे, क्या भरेंगे यहाँ पे, भविष्य काल के लिए यहाँ पे कोलेक्ट भरेंगे विल के साथ। चलिए देखिए 20 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से जीके और जीएस के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जीके के यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया आपसे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो विचार है किस देश से लिया गया ये आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को। आपको मैं बता दूं कि फ्रांस से क्या लिया गया है, तो गणराज्य, अखंडता, एकता इत्यादि को लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है, तो संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है, तो आपको याद रखना मौलिक अधिकार लिया गया है, और राष्ट्रपति इत्यादि के नियुक्ति के बारे में यहाँ पे लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है आपसे। 21 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में
कौन सी अनुसूची जोड़ा गया। देखिए दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम में आपको बता दूं हुआ था 1993 में, ये डेट आपको याद रखना है। और इस 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में नगरपालिका के शासन और शक्तियों का प्रावधान किया गया है और इसके द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ये आपको याद रखना है, 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं 9वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान की प्रथम संशोधन, या देखिए प्रथम संशोधन के द्वारा 1951 में इसको जोड़ा गया है 9वीं अनुसूची, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो 22 नंबर का आपसे पूछा गया है। जी दोस्तों देखिए, 22 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन राष्ट्रपति हैं जो वैज्ञानिक भी रहे हैं। तो भारत में ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताना है जो वैज्ञानिक पोस्ट पे भी रहे थे। तो आपको याद रखना है APJ अब्दुल कलाम, इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे? तो आपका APJ अब्दुल कलाम आंसर सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ कि इन्हें भारत का मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा कभी कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जानते हैं, तो आपको याद रखना है APJ अब्दुल कलाम को ही कहते हैं। दोस्तों इसके बाद से मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। देखिए 23 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। मुख्य जो चुनाव आयुक्त होता है उसे कैसे पद से हटा सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से, देखिए ध्यान से, 2/3 यानी कि 2/3 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर अगर संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा अगर बहुमत पारित कर दिया जाएगा तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। जी दोस्तों देखिए, 24वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था या थी। देखिए भारत में प्रधानमंत्री बनने वाले ऐसे 4 व्यक्ति हुए, उसमें से सबसे पहला पूछा गया था, आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी जो थी ना, जब यहाँ पे भारत की प्रधानमंत्री बनी तो उस समय ये लोकसभा की नहीं बल्कि राज्यसभा की सदस्य थी। मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी यहाँ पे आपको याद रखना है 1966 में प्रधानमंत्री बनती हैं। वो 66 से 5 साल यानी कि 71 तक रहती हैं, फिर 71 के बाद से बनती हैं तो फिर लगातार बनती हैं। इसके बाद से 1977 तक प्रधानमंत्री रहती हैं। इसके बाद से ये इनका सरकार गिर जाता है और यहाँ पे जनता पार्टी की सरकार आती है। इसके बाद से यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 1980 में फिर से इनका सरकार बनता है और 84 तक रहती हैं। इसके बाद से इनका सरकार समाप्त हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपसे जो पूछा गया है। देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान, देखिए HAL याद रखिएगा, हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ना किस क्षेत्र में आता है, तो आपको याद रखना है सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका D सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हॉल की स्थापना कब हुई थी, तो 1940 में। ये डेट आपको याद रखना है, HAL हॉल की स्थापना 1940 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए 26 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि निजी अर्थव्यवस्था और सरकारी अर्थव्यवस्था दोनों को मिलाकर काम किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको याद रखना है, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का समावेशन जो होता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे C सही हो जाएगा। चलिए देखिए 27 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को क्या कहा जाता है। देखिए वस्तुओं की कीमत में अगर वृद्धि हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा महंगाई कहेंगे। वस्तु का अगर मूल्य बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका B सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर का पूछा गया है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का मतलब क्या है। तो भारत में GDP का मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि एक देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, देखिए एक साल के अंदर एक देश के अंदर सभी वस्तुओं और सेवाओं द्वारा उत्पादित जो कुल मूल्य होता है ना, उसे हम यहाँ पे GDP कहते हैं। GDP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा ग्रोस डोमेस्टिक, डिस हो जाएगा डोमेस्टिक, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ये भी याद रखना है। सकल घरेलू उत्पाद इसको बोलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे प्रश्न है आप सभी के सामने, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स के प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न ये है
कि संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं। तो संतुलित बजट का मतलब ये होता है कि न तो उसमें आय में फ़ायदा होगा और न ही घाटा होगा। इसका मतलब ये है राजस्व के बराबर ही व्यय, जितना आप राजस्व में लगाए उतना ही व्यय कर दिए, तो इसका मतलब राजस्व और व्यय दोनों बराबर होगा, तो बी सही हो जाएगा। देखिए 30 नंबर का प्रश्न आ गया है कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सबसे हल्का है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे हाइड्रोजन यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि वर्ग 1 का तत्व है, वर्ग 1 में ये है हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न पूछा है कि एयू जो है ना, एयू निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक है, पूछा गया है। तो एयू आपको मैं बता दूं कि सोना का प्रतीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। और सोना का परमाणु क्रमांक होता है 79 यानी कि 79, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे और भी संकेत मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। एल्युमिनियम का संकेत एल होता है, चांदी का एजी होता है, आर्गन का AR होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मैग्नीशियम Mg के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलेगा। तो दोस्तों आप इसका अभिक्रिया करा लीजिए। देखिए ध्यान से, Mg के साथ किसका अभिक्रिया कराना है, तो H2SO4 का अभिक्रिया कराना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि Mg जो है SO4 को प्रतिस्थापित कर देगा, तो MgSO4 अलग हो गया, देखिए ध्यान से, प्लस यहाँ से H2O जो था ये गैस बाहर निकलेगा यहाँ पे, तो H2O गैस क्या होगा, बाहर निकलेगा। इस प्रकार से इसकी अभिक्रिया हो जाएगी, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। H2 गैस जो है बाहर निकलेगा इस अभिक्रिया के दौरान। चलिए देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है। एक परमाणु अणु है, एक परमाणु अणु जो होता है वो कौन सा इसमें है, ये आपको बताना है। एक परमाणु अणु पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है हीलियम जो है ना एक परमाणु अणु है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। देखिए 34 नंबर का प्रश्न पूछा है कि प्रोटियम के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए ध्यान से, प्रोटियम की परमाणु में पूछा हुआ है, तो प्रोटियम देखिए ध्यान से, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, उसमें से पहले का प्रोटियम होता है। इस प्रोटियम में मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रॉन जो होता है ना नहीं उपस्थित होता है, शून्य होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि रबड़ के वल्गीकरण में क्या उपयोग करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रबड़ के वल्गीकरण में सल्फर का प्रयोग करते हैं। सल्फर मिला देने से रबड़ यहाँ पे मजबूत, टिकाऊ इत्यादि रूप में बदल जाता है। देखिए 36 नंबर का प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संभारिक का है। संभारिक बताना है, कौन सा युग्म जो है ना यहाँ पे संभारिक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, संभारिक का पहले मतलब समझिए, जिसका परमाणु द्रव्यमान समान होता है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, उसे ही संभारिक कहते हैं। याद रखिए, संभारिक किसे कहेंगे हम लोग, तो जिसका परमाणु द्रव्यमान समान होता है और परमाणु क्रमांक अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न होता है, उसे संभारिक कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा, कैल्शियम 40 आर्गन 40। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही है, ये पूछा गया है, किसके लिए सही है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उपर्युक्त में से सभी, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा जी आपका यहाँ पे उपयुक्त में से सभी के लिए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है 38 नंबर का, कि जब कोई पिंड संतुलन अवस्था में होता है तो उस पर क्या होगा। तो जब कोई पिंड संतुलित अवस्था में रहेगा तो उस पर आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि कार्य करते समय, लेकिन परिणामी जो होगा उसका शून्य होगा। जब कोई वस्तु एकदम संतुलित अवस्था में रहेगा तो आप बल लगाइएगा तो उस पर शून्य कार्य होगा, तो इसका आंसर यहाँ पे शून्य याद रखना है। चलिए 39 नंबर का प्रश्न देखिए जो पूछा गया है कि हम प्रतिध्वनि किस प्रकार सुनते हैं। तो प्रतिध्वनि को हम लोग किस प्रकार से सुनते हैं, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे ध्वनि तरंगों का यहाँ पे जो होता है अपवर्तन होता है। क्या होता है, ध्वनि तरंगों का अपवर्तन होता है, तो केवल आपका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक मैं आपको बता दूं कि न्यूटन होता है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बल बराबर सूत्र का होता है जी, तो होता है एम यानी कि मास। मास को किस में मापते हो, तो केजी में मापते हो, तो केजी हो जाएगा। एक्सेलरेशन त्वरण का एसआई मात्रक का होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए इसका एक व्यवसायिक यानी कि व्यापारिक जो होता है एसआई मात्रक क्या होता है, तो व्यवहारिक मात्रक जो होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसका, तो बल का एक व्यवहारिक जो होता है ना, वो भी एक एसआई मात्रक होता है, ये भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों देखिए 41 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से
किसके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है बताना है। देखिए ओम का नियम जो होता है ना लागू नहीं होता है, ये बताना है किसके लिए नहीं होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि एसी परिपथ के लिए यहाँ पे ओम का नियम लागू नहीं होगा। चालक, अर्धचालक, चालक के बीच तापमान में परिवर्तन, इन सभी पे लागू होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है 42 नंबर का, कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इस प्रकार से इसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। और अवतल लेंस का पूछता तो ऋणात्मक होता है। दोस्तों यहाँ पे लेंस की क्षमता का मैं सूत्र बता दूं कि P बराबर 1/f होता है। और लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है तो आपको याद रखना डायऑप्टर होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है हवा की चाल मापा जाता है किस यंत्र के द्वारा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हवा की चाल को यहाँ पे ना एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? एनीमोमीटर के द्वारा। दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं आपको, स्पीडोमीटर जो है ना, स्पीडोमीटर इसके द्वारा गति को मापते हैं हम। एनीमोमीटर के द्वारा यहाँ पे हवा की गति को मापते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है। 44 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि पौधे श्वसन में, पौधे जो श्वसन करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पेड़ पौधे या मनुष्य श्वसन की प्रक्रिया सबकी एक जैसी होती है, यानी कि ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे भोजन जो बनाते हैं उसमें आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो इस प्रकार से इस पौधे के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो O2 लेता है और CO2 छोड़ता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है 45 नंबर का, कि थैलोफाइटा एवं ब्रायोफाइटा किस जगत के वर्ग के हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा जो है ना उपादप जगत के एक वर्ग है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न पूछा गया आपसे कि अधिकांश शैवालों में भोजन का संचय किस रूप में होता है। देखिए जो शैवाल होते हैं ना, शैवाल में भोजन का संचय किस रूप में होता है, तो स्टार्च और वसा का रूप में होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी आपको याद रखना है। देखिए 47 नंबर का प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है ना वो यहाँ पे स्टेपी होती है, जो कि कान में पाई जाती है। इसी के साथ आपको याद रखना है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है। और कहाँ पाई जाती है ये भी आपको याद रखना है, तो फीमर जो है जांघ में पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सा होता है, तो वो जबड़े की हड्डी होती है, जो कि यहाँ पे एनामेल में होती है। एनामेल में याद रखिएगा, एनामेल होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 48 नंबर का। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न पूछा गया कि कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है। देखिए ध्यान से, मानव में काली खांसी रोग जो होता है ना उस जीवाणु का नाम बताना है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, काली खांसी जो होती है ना वो बोर्डेटेला पटुसिर्स के द्वारा होता है। इसका आंसर यहाँ पे ए से हो जाएगा। बोर्डेटेला पटुसिर्स के द्वारा होता है, इसका आंसर ए सही है। देखिए यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न आपको बता दूं कि अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो अति सूक्ष्म छोटे छोटे जीवों के लिए, जीवों को देखने के लिए किस माने यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। माइक्रोस्कोप के द्वारा सबसे छोटे छोटे जीवों को हम लोग देख पाते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे आपको क्या रखना है, डी। यहाँ पे आपको बता दूं हाइड्रोस्कोप जो होता है ना ये पानी के अंदर जो जीव जंतु होते हैं उसके बारे में पता करने के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पुष्पीय पादपों को रखा जाता है। देखिए ध्यान से, पुष्पीय पादपों को किस जगत में रखा जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिए फेनेरोगेमस के अंतर्गत रखते हैं। जिन पौधों में पुष्प होता है, फूल होता है, उसे किस जगत में रखते हैं, तो फेनेरोगेमस में रखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। 51 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न ये है कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जाइलम देखिए, मैं आप दोस्तों आपको बता दूं कि पेड़ पौधों में एक संवहनी ऊतक होते हैं। तो संवहनी ऊतक में इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूं जाइलम और फ्लोएम होता है। यहाँ पे जाइलम पूछा गया है, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, तो याद रखिएगा जल और खनिज का परिवहन करता है। जाइलम जो है नीचे जड़ से लेके पेड़ पौधे के ऊपरी सभी टहनियों में क्या पहुंचाता है, जल और खनिज को पहुंचाता है। यहीं पे फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम ऊपरी सिरे में उसके द्वारा जो भोजन बनाए जाते हैं, भोज्य पदार्थों को पूरे पेड़ पौधे में पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। देखिए कैसे याद रखना है, ज से जाइलम है तो ज से जल को ये परिवहन करेगा, ऐसे आप याद रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे इतिहास का इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न ये है, देखिए 52 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न है
कि इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों इंडिका पुस्तक जो है ना वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। और इंडिका पुस्तक में हमें मौर्य वंश के राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलता है। और यहाँ पे मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए प्रश्न पूछा गया है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो प्रथम बौद्ध समिति जो हुआ था वो आपको याद रखना है कब हुआ था। तो डेट याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में हुआ था और राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था प्रथम, तो राजगिरी में हुआ था। ये पहले याद रखिएगा, पहला है राजगिरी में हुआ था। उस समय वहाँ का राजा कौन था, तो अजातशत्रु था। और उसी समय वहाँ का अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप था यहाँ का अध्यक्ष। ये भी आपको याद रखना है। द्वितीय आपसे पूछा गया है, जो कि द्वितीय होता है 383 वर्ष ईसा पूर्व में, यानी कि 100 वर्ष बाद। तो 383 ईसा पूर्व में होता है द्वितीय। और द्वितीय में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि द्वितीय जो इसका अधिवेशन मतलब इसका संगीति हुआ था, उसका यहाँ पे अध्यक्ष थे सौरकामी। इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। तृतीय जो हुआ था ये भी आपको मैं बता दूं कि तृतीय 251 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये हुआ था कहाँ पे, तो आपको मैं बता दूं पाटलिपुत्र में हुआ था। और इस समय जो यहाँ पे थे उनका नाम था मोगली तिपुत्स, ठीक ना। और उसका से चौथा जो हुआ था बौद्ध संगीति, उस समय शासक जो था वसु कनिष्क था। और उस समय अध्यक्ष थे उनका नाम था वसुमित्र था। ये भी आपको याद रखना है, वसुमित्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि रंगपुर सभ्यता कहाँ स्थित है। तो रंगपुर सभ्यता जो है ना ये गुजरात राज्य में स्थित है। ये हड़प्पा कालीन सभ्यता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए देखिए 55 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। थॉमस रो दिल्ली के किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो मैं आपको बता दूं कि थॉमस रो से पहले भारत में दिल्ली के जहांगीर के दरबार में यहाँ पे जेम्स हॉकिंस आया था। उसके बाद से थॉमस रो आया और ये यहाँ से कुछ फरमान लेकर चला गया जहांगीर से गुजरात में फैक्ट्री बैठाने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि धर्मट का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में उत्तराधिकारी के लिए लड़ा गया ये एक युद्ध था, धर्मट का युद्ध। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। चलिए देखिए 57 नंबर का प्रश्न 57 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो महात्मा गांधी कांग्रेस के उतने अधिवेशन में मात्र एक ऐसा अधिवेशन जो हुआ बेलगाम अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो महात्मा गांधी किए थे बेलगांव में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया। तो दोस्तों मैं पहले आपको बता दूं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो कब आया था। तो याद रखिएगा 1878 में आया। और इसे पारित करने वाला जो व्यक्ति था वो लॉर्ड लिटन था। और मैं आपको बता दूं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने वाला जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड रिपन। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात एक पत्रिका थी जिसने अपनी भाषा को बदल दिया, उसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। ये भी याद रखना है, अमृत बाजार पत्रिका। और इस अमृत बाजार पत्रिका का रचनाकार कौन थे, तो याद रखिएगा शिशिर कुमार घोष जी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों 59 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा, आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में शांति के दौरान मैत्री के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, आपको ये बताना है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो निर्माण किया गया था वो याद रखना है अगस्ते बार्थोल्डी, यानी कि आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। अगस्ते बार्थोल्डी ने ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण किया था। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय में हुआ था। देखिए ध्यान से, इल्बर्ट बिल जो विवाद हुआ वो किस वायसराय के समय में हुआ था ये पूछा गया है। तो आंसर याद रखिए लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, 1883-84 की घटना है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपसे पूछा गया है। देखिए 62 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का एक घटक है। आपको बताना है अर्थव्यवस्था के अंदर तृतीय क्षेत्र का इसमें से कौन सा एक विषय है। तो मैं आपको बता दूं तृतीय क्षेत्र का पूछा है तो याद रखिएगा होटल और रेस्टोरेंट जो होता है ना, ये तृतीय क्षेत्र का विषय है। प्रथम क्षेत्र का कहेगा तो कृषि और पशुपालन, मछली इत्यादि सब हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है ये कोलकाता में है, ये भी आपको याद रखना है, कोलकाता सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 64 नंबर का प्रश्न पूछा गया है आप सभी से। दोस्तों 64 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में मकर संक्रांति के दिन प्रमुख रूप से कौन सा पकवान बनाया जाता है। तो बिहार में खिचड़ी के दिन में यहाँ पे तिलकुट खाया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इन प्रश्नों को आप सॉल्व करके कमेंट जरूर कीजिए कि आपका कितना सही हुआ था, कितना आपको पता है। मॉक टेस्ट के रूप में इस वीडियो को आप लगाइएगा। चलिए 65 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न है 65 नंबर का। जी हाँ दोस्तों, देखिए 65 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न है कि बिहार में मकर संक्रांति के दिन तो बता ही दिया आपको। चलिए 65 नंबर का प्रश्न पूछा है कि कृषि के प्रकार में कौन सा सही है। देखिए बताना है कि कृषि का इसमें से कौन कौन सा प्रकार है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे एपी कल्चर दिया है। एपी कल्चर जो होता है मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर है रेशम के उद्योग से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर जो है यहाँ पे बागवानी से है। उपयुक्त में से इसमें से सभी जो है कृषि का एक प्रकार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, 66 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिनेमा के क्षेत्रों में दिया जाता है। वर्तमान समय में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, तो याद रखिएगा फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2025 का यहाँ पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है आप सभी के सामने यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस यहाँ पे 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 1 दिसंबर को यहाँ पे एड्स दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और इसी दिन को यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पे जयंती भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है ओलंपिक में भारत ने हॉकी में अपनी शुरुआत किस वर्ष की थी। तो याद रखिएगा ओलंपिक के क्षेत्र में भारत ने अपना हॉकी के अंदर जो शुरुआत किया था वो 1928 में किया था। भारत ओलंपिक के गेम खेलों में हॉकी के द्वारा यहाँ पे अभी तक 8 गोल्ड मेडल जीत चुका है और 1928 से शुरू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए 69 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, ये डेट याद रखिएगा 24 अक्टूबर। देखिए 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना होता है, ये भी आपको याद रखना है। और अब मैं बता दूं आपको इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसका स्थापना किया गया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, 70 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि 9 डिग्री चैनल किससे अलग करता है। तो 9 डिग्री चैनल जो है ना यहाँ पे मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, याद रखिएगा। 10 डिग्री चैनल किसको करता है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये रहा यहाँ पे 10 डिग्री चैनल, ये हो जाएगा 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत कहे चाहे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम पूछेगा तो आपको याद रखना है अनाईमुडी। इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि द्वितीय प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो चोटी होगी उसका नाम क्या है, दोदा बेटा। दोदा बेटा ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि भारत में बक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में बक्साइट कौन उत्पादित करता है, तो उड़ीसा करता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगर आपसे पूछता कि कोयला सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य उत्पादित करता है, तो झारखंड करता है, ये भी आपको याद रखना है। भारत के एकमात्र राज्य जहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे पन्ना शहर में हीरा पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है। 73 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप की घास कौन सी है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में जो घास उगते हैं उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है सवाना घास जो है, सवाना घास जो है अफ्रीका महादेश में उगता है, ये आपको याद रखना है। और देखिए प्रेरी जो है ना, प्रेरी ये उत्तरी अमेरिका में उगाया जाता है। लानूस जो है ना ये दक्षिणी अमेरिका में उगाया जाता है। और डाउन्स जो है ना, डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में उगाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। डाउन्स जो घास है ये ऑस्ट्रेलिया में है और प्रेरी जो है ना उत्तरी अमेरिका में है। लानूस जो है दक्षिणी अमेरिका में इसे उगाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे 74 नंबर का कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम महसूस किया जाता है क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है अधिकेंद्र बोलते हैं उसको, अधिकेंद्र बोलते हैं। जहाँ पे पृथ्वी के उस केंद्र पे जहाँ भूकंप वगैरह आए सबसे पहले आपको महसूस हो जाए तो उसे यहाँ पे अधिकेंद्र कहते हैं।
जी हाँ दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि अंडमान और निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी की नाम क्या है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाली रेखा का नाम है 10 डिग्री चैनल, आपको याद रखना है। और यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी जो है ना उसको नाम है सैंडल पीक। सैंडल पीक की ऊंचाई लगभग यहाँ पे 736 मीटर के आसपास है। तो सैंडल पीक कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, देखिए प्रश्न आपसे भी से पूछा गया है कि संवहन मंडल व विक्षोभ मंडल किसे कहते हैं। तो संवहन मंडल और विक्षोभ मंडल के नाम से यहाँ पे क्षोभ मंडल को ही जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जो है ये जो आपका वायुमंडल का सबसे निचले परत को संवहन और विक्षोभ चाहे क्षोभ मंडल कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आयन मंडल में आपको मैं बता दूं दूर संचार इत्यादि का यहाँ पे संवहन होता है। समताप मंडल में यहाँ पे मैं बता दूं जहाज उड़ सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना शिवहर जो है ना, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व वाला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का जिला शिवहर है। यहाँ पे 1881 व्यक्ति रहता है लगभग 1 किलोमीटर में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया यहाँ पे, देखिए प्रश्न है COP कॉप का पूरा नाम क्या होगा। तो COP कॉप का पूरा नाम जो होता है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी याद रखिएगा, C से कॉन्फ्रेंस, O से ऑफ और P से पार्टीज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है 79 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। जी है दोस्तों, 79 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से रिंग ऑफ फायर, देखिए आंसर, रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है। तो रिंग ऑफ फायर के नाम से याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। रिंग ऑफ फायर के नाम से किसे जानते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए देखिए 80 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है मैथ का सवाल यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, आपसे से 10 लगभग मैथ के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नीचे दी गई संख्याओं में कौन सा वर्ग संख्या नहीं है। तो इन सभी संख्याओं का आपको वर्गमूल निकालना है और देखना है कि कौन सा वर्ग है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि 1225 भी है, 2025 भी है, 4225 भी है, लेकिन 2525 यहाँ पे किसी का वर्ग नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी दोस्तों, प्रश्न आपसे पूछा गया कि A B से 40% अधिक है तो B A से कितना परसेंट कम है। जब भी अधिक और कम के सेंस में प्रश्न पूछेगा तो जितना परसेंट यहाँ पे है उसको ले लेना है और गुणे 100 करा दीजिएगा। आप पहले ही अगर अधिक बोला है तो 140 100 में 40 जोड़ दीजिएगा। 1 0 से 1 0 कटा, 2 से कटाइए, 2 से कटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 7 हो जाएगा। इस प्रकार से ऊपर हो गया 200, 200 में 7 का भाग करिए। तो 200 में 7 का भाग करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो 7 दूनी की 14 बचेगा कितना, 600, 7 8 56, यानी कि 28 पॉइंट कुछ आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे आपका C से हो जाएगा, 28.57%। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मैथ का कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1400 रुपया 2 वर्षों का ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा हुआ है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपको बता दूँ कि A बराबर आप निकाल लीजिएगा, A बराबर होता है सूत्र P ब्रैकेट में 1 + R/100, यहाँ से A निकाल लीजिएगा और पावर T होता है, पावर T, इसका पावर में T, इससे आप A निकाल लीजिएगा। A जो आ जाएगा उसमें से ये मूलधन 1400 रुपये घटा दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको मैं बता दूँ पूछा गया है। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है कि 589 + 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर अब बटा 589 गुणे 187 का स्क्वायर। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको बता दूं कि अगर आप 589 को A मान लीजिएगा, इसको B मान लीजिएगा, तो देखिए आपका कुछ इस प्रकार से सूत्र बन जाएगा, A + B का होल स्क्वायर फिर माइनस A - B का होल स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है भाई, आपको याद रखना है 4AB। याद रखिएगा, ये ऊपर वाला जो पूरा है ना, इसका टोटल का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है 4AB। तो नीचे देखिए A और B, AB से भी कट जाएगा तो डायरेक्ट क्या बचेगा आपका 4 आंसर बच जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे आपका A से ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। देखिए 3 गो संख्या है, तीनों का औसत दिया है। तो 18 को और 27 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 35 और 10 45 होगा। और तीसरी संख्या आपको नहीं दिया तो उसको आप x मान लीजिए, ठीक ना। 3 संख्याओं का औसत कहा है तो इसमें 3 का भाग करना पड़ेगा, बराबर 30 हो गया। तो 3 जाकर 30 में भाग करेगा तो 30 से कितना हो जाएगा भाई 90 हो जाएगा। 90 में से 45 घटा दीजिए तो कितना बचेगा भाई 45 बचेगा। इस प्रकार से आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा D हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न है, ये भी आपका मैथ का प्रश्न है, आप इसे सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया फिर से ट्रेन से एक प्रश्न पूछा गया। देखिए आंसर ट्रेन का प्रश्न है, ये भी आपसे बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैथ का यही प्रश्न पूछा गया, इसे अभी आप सॉल्व करके कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा। मैं आपको बता दूँ इसका आंसर यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। सॉल्व करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा गया
ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये भी मैथ का पूछा होगा, एपी से प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे एक आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, आयत से प्रश्न पूछा गया है। देखिए ध्यान से, प्रश्न दिया है कि एक आयत का लंबाई दिया है यहाँ पे 5:4 लंबाई और चौड़ाई दिया है, जबकि लंबाई 15 दे दिया है। तो लंबाई यहाँ पे 5 है ना, तो 5 को आप क्या कहिएगा, 5x मान लीजिएगा। तो 5x बराबर अगर आपका 15 हो जाएगा, देखिए ध्यान से 15 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 से कटाइएगा तो 3 आएगा ना, 3। तो इस प्रकार से 3 आ गया, तो 5 के से गुणा कराएंगे तो लंबाई हो गया 15 और चौड़ाई कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पे, तो 3 चौके 12। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 15 गुणे अगर 12 कीजिएगा तो 180 आ जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 20 सही हो जाएगा। देखिए एक रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया है, एक प्रश्न इसमें बताना है कि टोटल त्रिभुज कितने हैं, तो 16 है, गिनती कर लीजिएगा। इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। देखिए 90 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ, तो आपको याद रखना है 22 मार्च 1912 को हुआ था। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है और साथ ही साथ पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, 22 मार्च याद रखिएगा सभी लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है 91 नंबर का कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो बिहार का लिंगानुपात 918 है, ये आपको याद रखना है। और भारत का लिंगानुपात कहता है आपसे तो 943 है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, करंट का प्रश्न पूछा गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माखना बोर्ड, देखिए माखना बोर्ड का प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य में किया, तो माखना बोर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिहार राज्य में इसका गठन होगा। तो इसका आंसर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रक्षा परियोजना में 100% FDI का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब का संबंध किस देश से है, साब का संबंध किस देश से है, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए क्या होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हरा कर लगातार दूसरी अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम जीत चुकी है, इसका भी कमेंट आप कीजिए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि 95 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारतीय सेना ने किस मिशन के तहत पाकिस्तान के कब्जों पर जम्मू कश्मीर ने आतंकवादी ढांचों पर हमला किया था। तो आपको अभी हाल ही का घटना है, ऑपरेशन सिंदूर जो था इसके द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की आपसे पूछा गया है, देखिए IPL से प्रश्न पूछा गया है कि IPL में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन है, तो सबसे युवा बल्लेबाज जो है ना वैभव सूर्यवंशी, जो बिहार का रहने वाले हैं, मात्र 35 गेंदों में इन्होंने शतक लगाया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली, तो बिहार के वर्तमान समय में भी जो राज्यपाल है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न है कि किसी भावपूर्ण छठ गीत के लिए वह प्यार से बिहार की कोकिला, देखिए बिहार की कोकिला के नाम से जाना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो मैं आपको बता दूं छठ गीत सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है बिहार में, वो यहाँ पे गाती थी शारदा सिन्हा जी, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, इनका देहांत हो गया है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए 99 नंबर प्रश्न पूछा गया, समुद्र तट पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज, देखिए आंसर बोस्टरिंग आर्क ब्रिज कहाँ उद्घाटन हो रहा था, तमिलनाडु में हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए 100वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज, देखिए ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया, तो जम्मू कश्मीर में किया। दोस्तों इस प्रकार के वीडियो के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।